नमस्कार दोस्तों, मैं आपका एस्ट्रोलॉजर फैन डॉक्टर महेश जोशी सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ एस्ट्रोलॉजी चैनल लक्ष्मी सूत्रम एस्ट्रो में। आप मेरी सीरीज को लगातार देखे जा रहे हैं, जो लोग फॉलो कर रहे हैं उन्हें मालूम होगा कि मैं डिफरेंट टाइप के टॉपिक्स लेकर आता हूँ। अभी मैंने एक नई सीरीज शुरू की है जिसमें मैं जो बहुत सारे टर्म्स यूज होती हैं एस्ट्रोलॉजी के अंदर उनके गूढ़ रहस्य आपके सामने लेकर आऊंगा। आप मोटे मोटे तौर पर बहुत सारी टर्म सुनते हो, मगर उनका बेसिक इंटरनली बहुत ही ज़्यादा कम लोगों को मालूम होता है। तो मेरा जो यहाँ पर प्रयास है वो है कि आपको उसकी छोटी छोटी बातों के बारे में बताऊं, एक्चुअल में वो चीज़ क्या होती है ये आपको बता पाऊं। प्रीवियसली मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें कहा था आपने कि आपकी सभी समस्याओं का कारण और समाधान। बेसिकली वो मैंने बाधक प्लेनेट से रिलेटेड आपको उसमें कंसेप्ट एक्सप्लेन किया था। आज मैं आपसे बात करूंगा कंबस्टेड या अस्त ग्रह के बारे में। अब वीडियो को पूरा देखिएगा, एंड तक देखिएगा तो आप जरूर नई चीजें लेकर जाएंगे। जो मैं बातें बता रहा हूँ वो बहुत ज्यादा लोगों को पता नहीं है, और पता है तो वो क्योंकि उसे अप्लाई नहीं करते इसलिए भूल चुके हैं। अस्त ग्रह आप जब भी कुंडली में देखते हो तो आप केवल ये आपके दिमाग में आता है अस्त ग्रह और ये फल नहीं देगा और बात आपकी खत्म हो जाती है। इसके आगे की चीजें जनरली कोई भी नहीं देखता। जब भी हम कुंडली को एनालिसिस करते हैं, मैं किसी भी स्टूडेंट से कहता हूँ, वो कहेगा ये ग्रह अस्त है और ये कमजोर हो चुका और इसलिए अब ये फल नहीं देगा, तो इसकी दशा अंतरदशा है जो भी चीजें वो खराब जाएंगी। तो मैं क्या नई बात बताने वाला हूँ। अस्त ग्रह कमजोर होता है, इस बात से मैं भी एग्री हूँ। तो वो मगर अस्त ग्रह से रिलेटेड बहुत सारी निटिग्रिटीज हैं, बहुत सारी डिटेलिंग है जो कि हम ज्यादातर लोग उसको यूज नहीं करते। आज आप इस पूरे वीडियो को एंड तक देखिए, मैं एक चार्ट लगाकर आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अस्त या दग्ध ग्रह होता क्या है? जब भी कोई ग्रह सूर्य के बहुत निकट आ जाता है, सन के बहुत निकट आ जाता है, तो निकट आता है तो सन उसकी रोशनी को रोक लेता है, उसके रेडिएशन को रोक लेता है और वो दिखाई देना बंद हो जाता है, जिसे हम अस्त कहते हैं। ये सभी लोगों को मालूम है। और दग्ध भी बोला जाता है। दग्ध का मतलब होता है जलना, क्योंकि सूर्य के अंदर बहुत ज्यादा ऊर्जा है, एनर्जी है। तो जो कोई भी प्लेनेट सूर्य के नजदीक आएगा तो सूर्य की एनर्जी की वजह से वो जल जाएगा, दग्ध हो जाएगा यदि वो बहुत क्लोज आ जाता है। तो दो टर्म यूज होती है, अस्त और दग्ध। अब अस्त कब होता है ग्रह? अस्त होने के लिए सर्टेन डिग्रीज हैं जो मैं भी आपको बताऊंगा, आप लोगों को पता भी होंगी। अराउंड 10, 12 या 13 इस डिग्री के आसपास ग्रह अस्त होते हैं। तो कोई भी ग्रह सूर्य के इतने डिग्री क्लोज है या उससे कम है तो अस्त हो जाएगा, दिखाई देना बंद हो जाएगा, उसका असर कम हो जाएगा, या आप उसे दग्ध भी कह सकते हैं। ऐसे ही एक अस्त ग्रह का और एक कंसेप्ट है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। अब क्लास 6 में जाओगे तो जो बेनिफिक प्लैनेट या शुभ ग्रह जब भी कुंडली के 8वें भाव में जाकर बैठ जाए तो उनके लिए भी अस्त टर्म यूज होती है। तो क्या 8वें भाव में जाकर वो अस्त हो जाते हैं? 8वां भाव एक्चुअली छिद्र भाव है। उसके अंदर कोई भी ग्रह जाएगा तो उसके बारे में आपको पता नहीं होगा, वो ऐसी जगह चला जाता है जहां से वो क्या असर डालेगा आप उसके बारे में प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। और मैं बहुत सारी बातें बताऊंगा, उसमें एक और मैं यहाँ पर आपको कंसेप्ट बताना चाहता हूँ। आपने देखा होगा कि हम बाकी ग्रहों को तो अस्त मान लेते हैं, मगर राहु और केतु के बारे में आपने कभी नहीं सुना होगा। तो राहु और केतु भी अस्त होते हैं जब वो बहुत क्लोज आते हैं सन के। अब बहुत क्लोज को ऐसा मान लीजिए 5 डिग्री के अंदर अंदर। तो क्या होता है, हम तो कहते हैं कि राहु जब सन के क्लोज आता है तो राहु सन को ग्रसित करता है। तो राहु अस्त होता है, मगर राहु डोमिनेंट होता है सन से, इसलिए राहु अपने रिजल्ट दे पाता है यदि वो सन से अस्त हो रहा है तो भी। बाकी केसेस में हम अलग पढ़ेंगे। तो जो मैं पहली नई चीज बता रहा हूं वो ये बता रहा हूं कि राहु और केतु भी अस्त होते हैं, उन पर असर पड़ता है, मगर राहु की ताकत बहुत ज्यादा होती है। वो मेलिफिक प्लेनेट है एक्सट्रीम लेवल का। तो राहु डोमिनेट करता है सन के ऊपर। तो आप देखते हो जब भी ग्रहण लगता है तो हम कहते हैं राहु और केतु सूर्य और चंद्रमा को एक तरीके से अफ्लिक्ट कर रहे हैं। तो राहु उल्टा सन को अफ्लिक्ट कर देता है। इसी तरीके के देखिए मैं बाकी बहुत सारे कंसेप्ट यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। आप इस वीडियो को पूरा देखें और मैं चाहूंगा कि आप लोग यदि कोई नोटबुक लेकर जो मैं कंसेप्ट बताऊंगा उन्हें नोट करें।
आगे अब मैं बताने वाला हूँ प्रैक्टिकल कुंडली से हम अस्त ग्रहों से रिलेटेड कौन कौन से कंसेप्ट हैं, आप इसे आसानी से समझ पाएंगे और आज के बाद जैसे मैं कहूँगा वैसे ही इन्हें लगाएंगे। एक और बिंदु मैं यहाँ पे बता देता हूँ पॉइंट प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से पहले। जनरली हम क्या देखते हैं कि एक ही राशि के अंदर दो ग्रह हैं तो उन्हें जनरली और सूर्य के नजदीक है तो अस्त माना जाता है। मगर एक ग्रह किसी दूसरी राशि में चला गया और वो तभी भी सूर्य के विद इन रेंज आता है, जो भी डिग्रीज की रेंज हम डिसाइड करेंगे अभी बताएंगे आपको, उस डिग्रीज के अंदर अंदर यदि वो दूसरी राशि के अंदर भी है, दोनों के बोगांस या लॉन्गिट्यूड में उतना डिफरेंस है 10-12 डिग्री का, तभी भी वो अस्त माना जाएगा। क्योंकि ब्रह्मांड में जो राशियां हैं वो हैं अलग अलग, मगर उनके बीच में कोई दीवार नहीं है कि एक राशि के अंदर कोई ग्रह है तो वो दूसरी राशि के अंदर के ग्रह को अफेक्ट नहीं करेगा, कर सकता है इजीली। इसलिए सूर्य किसी भी ग्रह को दूसरी राशि के अंदर है तो वो उसको अफ्लिक्ट करेगा। एक और पॉइंट जो मैं बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर बताने वाला हूँ, जो ज्यादातर लोग यूज नहीं करते, कि अस्त होने पर क्या होता है कि क्या ग्रह अपने कोई रिजल्ट नहीं दे पाता, तो उससे रिलेटेड कोई रिजल्ट आएंगे ही नहीं नेगेटिव की लाइफ में। आपका भाग्य अस्त हो गया तो क्या हमारा भाग्य काम करना बंद कर देगा? ऐसा आपको बिल्कुल नहीं समझना है। जो कमजोर ग्रह होते हैं उन्हें आप समझिए मेंटली क्या मतलब होता है। कमजोर और मजबूत ग्रह का केवल मतलब ये होता है कि जो स्ट्रॉन्ग ग्रह होता है वो अपने कार्य से रिलेटेड आपको अपॉर्चुनिटीज और अवसर देता है बार बार, और जब आपको अवसर मिलता है और आपका चंद्रमा और लग्न मजबूत है तो उसको अवसर को आप हड़प कर इमीडिएटली उस फील्ड में सक्सेस ले लेते हैं। मगर आपको जब कमजोर ग्रह है वो अवसर बहुत कम देता है, इसलिए उसको वीक प्लैनेट बोलते हैं। आपको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेंगी। मगर जिसका चंद्रमा स्ट्रॉन्ग होता है और जिसका लग्न स्ट्रॉन्ग होता है, लग्न लॉर्ड स्ट्रॉन्ग होता है, वो बहुत कम अपॉर्चुनिटीज में से भी सक्सेस या सफलता पा लेता है। इसलिए अस्त ग्रह देखकर आप कोई भी कंक्लूजन ना निकालें। यदि आपकी कुंडली के अंदर किसी भी भाव का लॉर्ड या कारक अस्त है, अब आप देखें कि आपका क्या चंद्रमा और लग्न मजबूत है, लग्न लॉर्ड मजबूत है, तो आप घबराएं ना। आपको जितनी भी कम अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, आपका लग्न लॉर्ड और चंद्रमा आपको उन कम अपॉर्चुनिटीज में भी आगे सक्सेस दिलवा देगा। अब मैं बहुत सारे कंसेप्ट आपको बताने वाला हूँ एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेकर, जिससे आपको ये चीजें समझ में आ पाए। अब वीडियो को एंड तक देखिएगा। अभी तक आपको वीडियो कैसा लगा? यदि आपको कुछ अच्छा लग रहा है तो अभी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। अब मैं अस्त ग्रह से रिलेटेड सभी कंसेप्ट को यहाँ पर एक प्रैक्टिकल चार्ट लेकर आपके सामने समझाऊंगा। ये मैंने यहाँ पर डिग्रीज लिखी हुई है कब कौन सा ग्रह अस्त होता है। जैसे सूर्य से मून यदि 12 डिग्री पे है तो अस्त हो जाता है, मार्स 17 डिग्री पर, मरकरी 14 डिग्री पर, जुपिटर 11 डिग्री पर, वीनस 10 डिग्री पर और सैटर्न 60 डिग्री तक है तो वो अस्त हो जाएगा। मतलब सूर्य से इनकी डिफरेंस इतना है। मरकरी और वीनस रेट्रोग्रेड वक्री गति मोशन में भी अस्त हो जाते हैं। मरकरी रेट्रोग्रेड मोशन में 12 डिग्री पर अस्त होता है और वीनस 8 डिग्री पर अस्त होता है। अब मैं आपको 1 बाय 1 कंसेप्ट बताने वाला हूँ, इन्हें नोट कर लें, अपनी नोटबुक लेकर बैठ जाएं तो आपको बहुत फायदा होगा। तो एक कंसेप्ट मैंने पहले ही बताया था कि दोनों सेम साइन में होना जरूरी नहीं है अस्त होने के लिए। इस कुंडली में आप देखें ध्यान से, सूर्य 29 डिग्री पे है और वीनस 7 डिग्री पर अगले साइन में है। ये 3 राशि में है और ये 4 राशि में है, मगर यहाँ पर भी ये वीनस शुक्र अस्त हो गया क्योंकि सूर्य से ये 8 डिग्री आ गए और जबकि वीनस को अस्त होने के लिए 10 डिग्री तक भी यदि वो सूर्य से है तो अस्त माना जाएगा। तो दो ग्रह यदि अलग अलग राशियों में हैं तो भी अस्त हो जाएंगे। यहाँ पे सूर्य इसके मार्स को भी अस्त कर रहा है क्योंकि मार्स को अस्त होने के लिए यदि दोनों में 17 डिग्री का डिफरेंस है तभी भी अस्त हो जाते हैं। यहाँ पे सूर्य और मार्स के बीच में 7 डिग्री का डिफरेंस है। तो पहला कंसेप्ट ये है, दो प्लेनेट तभी भी अस्त हो सकते हैं जो वो अलग अलग राशियों में हैं, मगर वो आउट ऑफ रेंज हैं तो सेम राशि में होने पर भी अस्त नहीं माने जाएंगे। जैसे यहाँ पे सूर्य मरकरी दोनों एक ही राशि में है, मगर सूर्य मरकरी को अस्त नहीं कर रहा है क्योंकि दोनों में 20 डिग्री का डिफरेंस है।
सूर्य की 29 डिग्री है, मरकरी की 9 डिग्री है, तो मरकरी के अस्त होने के लिए डायरेक्ट मोशन में 14 डिग्री का डिफरेंस होना चाहिए, उससे ज़्यादा है तो वो अस्त नहीं होंगे। राहु केतु के बारे में मैं बता ही चुका हूँ कि राहु और केतु भी अस्त होते हैं, मगर राहु सूर्य को ओवर पावर कर देता है, तो सूर्य उसका कुछ ज़्यादा बिगाड़ नहीं पाता, बल्कि राहु सूर्य का बिगाड़ता है। अब एक और चीज़ मैं बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, जरा ध्यान रखिएगा। जब भी कोई प्लेनेट सूर्य से अहेड हो, आगे हो, तो वो उसके अस्त होने का उस पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ता। ध्यान से सुन लीजिए इस चीज़ को। आप अस्त इन जनरल लेते हैं, ज़्यादातर लोग की अस्त हो गया। अब अस्त में ये एक बहुत माइन्यूट डिटेल है जो जनरली लोग यूज़ नहीं करते, आप यूज़ करेंगे आज के बाद। कि जब भी एक प्लेनेट, यहाँ पे देखिए 2 प्लेनेट अस्त हो रहे हैं, इसलिए मैंने कुंडली ली है। मार्स भी अस्त हो रहा है और वीनस भी अस्त हो रहा है, मगर वीनस सूर्य से आगे है और मार्स सूर्य से पीछे है। तो जो प्लेनेट पीछे होता है, बैकवर्ड होता है, उसका अस्त होने का ज़्यादा फर्क पड़ता है, क्योंकि वो इसकी तरफ बढ़ रहा है। और जो इससे आगे निकल जाता है, उसके अस्त होने का उतना बुरा असर नहीं पड़ता। यहाँ पे दोनों करीब करीब 60 डिग्री से अस्त है, तो शुक्र पर उतना ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा अस्त होने का, ये अभी भी अपने फल देने में कैपेबल होगा, और मार्स का ज़्यादा असर पड़ेगा। एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, जब शुक्र और मरकरी ये रेट्रोगेट मोशन में भी अस्त होते हैं। यहाँ पे सपोज मरकरी रेट्रोगेट होता है, तो रेट्रोगेट मोशन का मतलब है वो विपरीत दिशा में चलकर आएंगे। यहाँ पे सपोज शुक्र रेट्रोगेट होता और वो अस्त हो जाता, तो शुक्र इसकी तरफ चलकर आता, तो इस पर अस्त होने का बहुत ज्यादा फर्क पड़ता, शुक्र और ज्यादा कमजोर हो जाता, क्योंकि ये रेट्रोग्रेड वक्री मोशन में, अभी तो ये सीधी मोशन में तो इधर जाएगा, सूर्य से दूर चलता जाएगा, मगर ये जब वक्री होता तो सूर्य की तरफ जा रहा होता। तो कोई भी प्लेनेट जो सूर्य की तरफ जा रहा होगा, या तो वो वक्री मोशन में या डायरेक्ट मोशन में। यहाँ पे मार्स डायरेक्ट मोशन में सूर्य की तरफ जा रहा है, यदि ये शुक्र वक्री होता तो सूर्य की तरफ जाता, तो जो प्लेनेट सूर्य की तरफ जाता है वो ज्यादा कमजोर हो जाता है, और जो सूर्य से दूर जा रहा होता है वो उतना कमजोर नहीं होता। अब मैं आपको एक क्लासिकल कॉम्बिनेशन बता रहा हूं जो बहुत ही कम लोग यूज करते हैं। यदि तीसरे, छठे, 8वें और 12वें भाव के लॉर्ड कहीं पर अस्त हो जाएं, तो वो एक राजयोग होता है। फिर से नोट कर लें, आपने सही सुना है। तीसरे, छठे, 8वें और 12वें भाव के लॉर्ड, तीनों दुस्थान 6, 8, 12 और तीसरे भाव के लॉर्ड अस्त हो जाएं, तो वो एक राजयोग होता है। इस नेटिव की कुंडली के अंदर 8वें और तीसरे भाव का लॉर्ड वीनस अस्त है। ये एक राजयोग बना रहा है इस पर्टिकुलर नेटिव का, जो वीनस की दशा ने इसकी लाइफ को बदल दिया। और वो ये कंसेप्ट है, मैं आपको प्रैक्टिकल कंसेप्ट बता रहा हूं, इसलिए इसे आप नोट कर लें, ज्यादातर लोग इसे यूज नहीं करते। वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ध्यान से सुनिए। ये एक्चुअली इस कुंडली में जब सूर्य अपने डिस्पोजिटर को अस्त कर दे, मतलब सूर्य जिस राशि में बैठा हुआ है उस राशि का लॉर्ड वहीं बैठकर अस्त हो जाए, तो सूर्य भी कमजोर हो जाएगा। वो प्लेनेट तो कमजोर होगा ही होगा, साथ में सूर्य भी कमजोर हो जाएगा। मैं यहाँ पर इस कुंडली में इसको समझाता हूँ, इस कंसेप्ट को। इस कुंडली में देखिए, ये चौथे भाव के अंदर सूर्य है और सूर्य के साथ मरकरी अपनी ही राशि में बैठा हुआ है। यहाँ पे मरकरी कंबस्ट नहीं है, मगर बाई दी वे हो जाता है। मैं 19 डिग्री कर देता हूँ मरकरी की, आपको समझाने के लिए क्या कर दिया मैंने इसको, 19 डिग्री। अब मरकरी अस्त हो गया, तो मरकरी अस्त हो गया, तो मरकरी, सूर्य ने क्या किया, अपने ही डिस्पोजिटर को ही अस्त कर दिया। मतलब खुद जिस भाव में बैठा हुआ है, जिस घर में बैठा हुआ है, उस घर के मालिक को जला दिया है इसने। अस्त करने का मतलब जला देना। तो सूर्य जिस घर में वो रह रहा है उस घर को ही एक तरीके से पीड़ित कर दिया है, उस घर के मालिक को ही अस्त कर दिया है, तो सूर्य खुद भी कमजोर हो जाएगा। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आपको ध्यान रखना है। आप कंबशन में हम जनरली क्या देखते हैं कि जो प्लेनेट अस्त हुआ है उसे देख लेते हैं। इस पर्टिकुलर कंसेप्ट को आप नोट कर लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। जब भी सूर्य अपने डिस्पोजिटर को ही अस्त कर दे तो सूर्य बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है, क्योंकि ऐसा मान के चलो इसने अपने मालिक को ही जला दिया है।
आपको ये नया कंसेप्ट जहाँ पे भी लगे इस वीडियो के अंदर आप जरूर कमेंट करें, जिससे मुझे पता लगेगा कि मैं जो भी चीज़ ढूंढ कर ला रहा हूँ वो आपको पहले से मालूम है या नहीं है। यदि कोई भी प्लेनेट यदि विपरीत राजयोग बना रहा है, विपरीत राजयोग, और वो अस्त हो जाए तो विपरीत राजयोग और भी स्ट्रांग हो जाता है। जैसे यहाँ पे नहीं बन रहा है इस कुंडली में, मगर मैं आपको समझाने के लिए बना लेता हूँ कि ये शनि यहाँ की जगह यहाँ पर आकर बैठ जाए तो विपरीत राजयोग बन गया, क्योंकि ये 6-8-12 के लॉर्ड यदि 6-8-12 में जाकर बैठे हैं तो वो विपरीत राजयोग फॉर्म करते हैं, और शनि यहाँ पर अस्त भी हो जाता। तो विपरीत राजयोग बनाने वाला ग्रह यदि अस्त हो जाए तो वो विपरीत राजयोग बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। अब मैं कुछ एक बातें करूंगा डिविजनल चार्ट की। अभी तक मैंने बातें की, इसमें मैंने आपको कई सारी नई चीजें बताई हैं जिसे आप आज के बाद यूज करें। डिविजनल चार्ट में क्या होता है, यदि कोई भी प्लैनेट डिविजनल चार्ट में सन के साथ हो तो भी उसे अस्त माना जाएगा उस डिवीजन के कार्यकत्वों के लिए। मतलब वो पूरी कुंडली के लिए अस्त नहीं माना जाएगा, वो उस डिवीजन के कार्यकर्ताओं के लिए अस्त माना जाएगा। जैसे यहाँ पे सूर्य है और सूर्य के साथ, और डिविजनल चार्ट में मैं और एक चीज बता देता हूँ उससे पहले, डिविजनल चार्ट के अंदर सूर्य के साथ, उसी के साथ एक डिवीजन में जो भी प्लैनेट आएगा उसे अस्त ही माना जाएगा। जैसे यहाँ पर मैंने इस कुंडली में ये एक्चुअली शुक्र यहाँ पे आपको समझाने के लिए मैंने शुक्र को यहाँ पर रख दिया। तो D9 चार्ट है, तो D9 चार्ट के सिग्निफिकेशंस के रिलेटेड ये वीनस अस्त माना जाएगा। तो कंसेप्ट को फिर से एक बार सुन लें। कोई भी प्लैनेट यदि डिविजनल चार्ट में, जिस भी डिविजनल चार्ट में वो सूर्य के साथ है, उस डिविजनल चार्ट में उसे अस्त माना जाएगा, और उस डिविजनल चार्ट से रिलेटेड जो भी रिजल्ट उसने देने हैं वो नहीं दे पाएगा या कमजोर हो जाएगा। वन मोर थिंग, यदि एक प्लैनेट जो D1 चार्ट में अस्त है, जैसे यहाँ पे D1 चार्ट में मार्स अस्त है और वीनस अस्त है, यदि वो डिविजनल चार्ट में सूर्य के साथ नहीं है, जैसे ना ही तो यहाँ पे मार्स सूर्य के साथ है, ना ही यहाँ पे वीनस सूर्य के साथ है, तो उस पर्टिकुलर डिविजनल चार्ट के लिए उसे अस्त नहीं माना जाएगा। मतलब क्या हुआ, ये मार्स और वीनस इसके D1 चार्ट में अस्त थे। अब मैं D9 चार्ट इस नेटिव का देख रहा हूं, तो D9 चार्ट में मार्स और वीनस सूर्य के साथ नहीं है। डिविजनल चार्ट में कोई भी प्लैनेट केवल सूर्य के साथ आ जाए तभी भी अस्त हो जाता है। तो मार्स और वीनस यहाँ पर सूर्य के साथ नहीं है, तो D9 चार्ट में मार्स और वीनस अस्त नहीं माने जाएंगे। ये अपने अपने रिजल्ट देंगे। जैसे मार्स यहाँ पे 4th हाउस हैप्पीनेस, मैरिज में हैप्पीनेस देगा। वीनस 10th हाउस मैरिज से रिलेटेड जो भी प्रोफेशनल सेटिस्फैक्शन देगा, मैरिज से रिलेटेड रोमांस भी वीनस देगा। हालांकि ये यहाँ पे नीच का है, इसलिए नीच का होने की वजह से वो रिजल्ट उतने नहीं दे पाएगा, मगर इसे आप D9 चार्ट में अस्त समझकर डिस्कस नहीं करेंगे। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, D9 चार्ट डिविजनल चार्ट में कोई भी प्लैनेट सूर्य के साथ आने पर अस्त माना जाएगा। यदि कोई भी प्लैनेट डिविजनल चार्ट के अंदर सूर्य के साथ नहीं है तो उस डिविजनल चार्ट के लिए उसे अस्त नहीं माना जाएगा। अब नेक्स्ट मैं कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ, बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन है, ध्यान रखना। सूर्य एक्चुअली होता क्या है, सूर्य होता है आपकी ईगो, सूर्य होता है किंग, सूर्य होता है आपकी सोल, आत्मा, सूर्य होता है अब फायर, ये अग्नि होती है। तो इस अग्नि के साथ जो भी प्लेनेट आकर बैठ गया, जैसे यहाँ पे मार्स आकर बैठ गया और वीनस आकर बैठ गया, तो ध्यान से समझिए, अग्नि कभी भी जीव आत्मा है उसको नुकसान पहुंचाती है या उससे रिलेटेड अंगों को नुकसान पहुंचाती है। यदि कोई आदमी अग्नि के पास चल जाएगा तो वो जल जाएगा, मगर क्या उसकी बुद्धि जल जाएगी, क्या उसकी सोच जल जाएगी? वो नहीं जलेगी। तो जब भी सूर्य के पास आकर कोई भी प्लैनेट कंबस्ट होता है तो उस प्लैनेट से रिलेटेड जीव आत्मा का हास होता है, नुकसान होता है, मगर उस प्लैनेट से रिलेटेड जो ऐसी चीज़ों सिग्निफिकेशन जिसमें जीव का इन्वॉल्वमेंट नहीं है उस पर कोई भी असर नहीं पड़ता। मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर जैसे देखिए, अब सन ने यहाँ पर मार्स को कंबस्ट किया, तो मार्स से रिलेटेड जो जीव आत्मा है वो होते हैं भाई बहन। तो भाई बहन से रिलेटेड इन्हें पीड़ा होगी।
मार्स से रिलेटेड होता है आपका बॉडी के अंदर, हम ब्लड को भी मानते हैं, आपकी शक्ति को, ईगो को भी मानते हैं, एनर्जी को भी मानते हैं। तो इस नेटिव की एनर्जी का हास होगा। मगर मार्स से रिलेटेड जो अदर सिग्निफिकेशंस हैं जिनमें बॉडी पार्ट इन्वॉल्व नहीं होते या जीवात्मा भाई बहन इन्वॉल्व नहीं होते, उन पर उनका हास नहीं होगा। जैसे मार्स यहाँ पर प्रॉपर्टी का कारक भी है, तो क्या प्रॉपर्टी को सन जला सकता है? नहीं जला सकता। मार्स यहाँ पर भाग्य का कारक भी है, तो भाग्य कोई जीव आत्मा नहीं है। तो देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता रहा हूँ, आप इसे समझने की कोशिश करें, आपका एस्ट्रोलॉजी का पॉइंट ऑफ व्यू बदल जाएगा। ये 9th लॉर्ड यहाँ पर कंबस्टेड है, इसको बहुत ध्यान से समझें। तो ज्यादातर लोग क्या कहेंगे कि ये भाग्य का स्वामी कंबस्ट हो गया, मार्स कंबस्ट हो गया, तो इस पर्सन का भाग्य काम नहीं करेगा, पिता से इसकी बनेगी नहीं, क्योंकि 9th लॉर्ड भी ये कंबस्ट हो गया और पिता से इसके रिश्तों में प्रॉब्लम होगी, इसको प्रॉपर्टी से रिलेटेड दिक्कतें आएंगी। मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, क्योंकि कंबस्ट जो होता है, जलता ऑलवेज जीव है। तो ये मार्स से रिलेटेड जीव तत्व जो भी रिलेटेड है इस नेटिव से, उन्हें परेशानी होगी, फादर को परेशानी होगी। 9th लॉर्ड है, ब्रदर सिस्टर्स को परेशानी होगी हेल्थ से रिलेटेड। मगर इसको भाग्य को कोई परेशानी नहीं होगी, भाग्य को कोई जला नहीं सकता, इसको प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई परेशानी नहीं होगी। इस तरीके से आपको इसे एनालाइज करना पड़ेगा, क्योंकि सन फायर है, वो जीव तत्व को जलाएगा। अब इसने देखे शुक्र को जला दिया। अब शुक्र किस चीज का कारक है? जीव तत्व में वो वाइफ का कारक है, तो वाइफ को परेशानी हो सकती है इनकी को, या वाइफ से रिलेटेड इन्हें कोई भी परेशानी हो सकती है, या शुक्र से रिलेटेड बॉडी ऑर्गन्स में परेशानी हो सकती है, बिकॉज वीनस कंबस्ट हो गया आपका। हार्मोन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, ऐसी बातें हो सकती हैं। आप देखिएगा अपनी कुंडलीज में, मैंने ये लगा के देखा है, बिल्कुल सटीक है। मगर क्या वीनस के दूसरे कारक कहते हैं, सेक्स का कारक है, तो वो तो कोई जल नहीं सकता, तो उससे रिलेटेड इसकी जो भी डिजायर होगी उसमें कोई भी कमी नहीं होगी, ऐसा हम प्रेडिक्शन देंगे। तो जब भी कोई प्लेनेट कंबस्ट होता है तो उस प्लेनेट से रिलेटेड जीव तत्वों का हास होता है, मगर नॉन जीव जो जल नहीं सकते उन तत्वों का, सिग्निफिकेशंस का कोई भी हास नहीं होता। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने वाला हूं, अब नेक्स्ट पॉइंट आप नोट करना है। सूर्य प्लैनेट्स को कंबस्ट करता है, सूर्य के साथ जब भी वीनस आता है तो ध्यान रखिएगा वो सूर्य का हास भी करता है, सूर्य के सिग्निफिकेशंस। वीनस के केस में ध्यान रखना है, क्योंकि वीनस स्त्री है, सेक्स का कारक है। जब भी राजा स्त्री के मोह पास में फंसेगा तो वो सही डिसीजन नहीं ले पाएगा और उसकी बुद्धि का हास हो जाएगा। इस केस में सूर्य की, राजा की बुद्धि का हास होगा, तो वो सही डिसीजन लेने में कैपेबल नहीं होगा। मगर इसे आप तभी माने जब वीनस सूर्य के बिल्कुल क्लोज 1 डिग्री के एसोसिएशन में जाकर बैठ गया, तो वो आपकी उसकी गद्दी पर, राज गद्दी पर उसके बगल में जाकर बैठ गया है। और जब वो स्त्री कारक राजा के बिल्कुल बगल में राज गद्दी पर जाकर बैठ गया है, तो उसके जो भी रिजल्ट है वो इन्फ्लुएंस करेगा। तो वीनस अपोजिट इफेक्ट डालता है। बुरी तरीके से कंबस्टेड होने के बावजूद भी वीनस सन के सिग्निफिकेशंस को खत्म कर देगा। सन की जो बुद्धि है या डिसीजन लेने की कैपेसिटी है उसे खत्म कर देगा। तो ये मैं जो बता रहा हूं ये कोई फीमेल नेटिव के अगेंस्ट नहीं बता रहा हूं। ऐसा होता है कि आपको पता है विश्वामित्र की तपस्या भी एक महिला ने, स्त्री ने तोड़ दी थी, और ऐसा बहुत होता है। रावण भी विचलित हो गया था, इतना विद्वान था। इसलिए ये सिग्निफिकेशंस हैं कि राजा का भी नाश कर देता है। यदि वीनस उसके बहुत क्लोज हो गया तो वीनस खुद का भी नाश हो जाएगा, मगर वो सूर्य का भी साथ साथ नाश कर देगा। एक और चीज, जब भी कोई प्लेनेट बहुत क्लोजली कंजक्ट हो जाए 1 डिग्री पर, तो एक तरीके से वो सूर्य के सिंहासन पर, राजा के सिंहासन पर जाकर बैठ गया, तो उसके जीव तत्वों का तो हास हो जाएगा, मगर जो जीव तत्व नहीं है वो उनमें बहुत वृद्धि हो जाएगी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी राइज हो जाएगा। सपोज सूर्य जुपिटर को बिल्कुल एक ही डिग्री पर जाकर बैठ गए। यहाँ पर सूर्य की 29 डिग्री है, इसके साथ आकर जुपिटर 28, 28.5, 29.5 डिग्री पर जाकर बैठ गया, तो जुपिटर से रिलेटेड जीव तत्वों का हास होगा। तो जुपिटर पति का कारक होता है, पति का हास हो सकता है। पुत्र या पुत्री का कारक होता है, उनका हास हो सकता है, मगर जुपिटर नॉलेज का कारक भी होता है। तो ऐसे पर्सन का परिवार नहीं होगा, मगर वो बहुत ही ज्यादा ज्ञानी होगा। जो गुरु होते हैं
आपने देखा होगा जो ऋषि मुनि होते हैं जिन्होंने मैरिज नहीं की होती, अकेला जीवन व्यतीत करते हैं, तो पत्नी और पुत्र पुत्री का तो नाश हो जाता है, मगर वो उनको सर्वज्ञानी हो जाते हैं, उनकी नॉलेज इतनी ज़्यादा हो जाती है, बहुत ज़्यादा। तो वो किस केसेस में होता है, जब सूर्य के पास बिल्कुल जुपिटर जाकर बैठ गया बहुत क्लोज। ये मैं जुपिटर का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इसी तरीके से आप सभी ग्रहों को देख सकते हो। उम्मीद है आपको यहाँ पर आज बहुत सारी चीज़ें नई सीखने को लिए मिली होंगी। यदि आपको कुछ भी नया सीखने के लिए मिला है तो मैं ऑलवेज रिक्वेस्ट करता हूँ कि कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, जिससे हमारा आपका कम्युनिकेशन बना रहे। आप क्या सीख रहे हैं, मैं कुछ बता पा रहा हूँ, उन चीज़ों का आपको कुछ फ़ायदा भी हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो मुझे पता लगता रहता है। उससे मुझे नई एनर्जी मिलती है और मैं इसी खोज में लगा रहता हूँ कि मैं कुछ ना कुछ आपको नया बता पाऊँ। एंड तक वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय श्री राम।